नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं आज दीपावली है, यानी अंधकार पर प्रकाश का पर्व, रोशनी का पर्व और सबसे बड़ी चीज कि बुराई पर अच्छाई की जीत। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आज का दिन शुभ हो और ऐसी घड़ियां यानी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छी रोशनी और देश अच्छा हो, सब तरफ उजाला हो, इसकी कामना करता हूं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं जैसा कल हम लोगों ने वादा किया था कि आज न्यूज पॉइंट में हम आपको सीधे ले चलेंगे कल्पना मुर्मू सोरेन के पास, जिनके जरिए हम समझेंगे कि उनकी राजनीति, झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति के दो बड़े नायक, एक राहुल गांधी और दूसरे प्रियंका गांधी, इनके बारे में कल्पना सोरेन का क्या कहना है, ये सारी बातें आप तक हम पहुंचाएंगे अभी से ठीक थोड़ी देर बाद, जैसे ही इंटरव्यू शुरू करूंगा। और इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया है मैंने और मेरा साथ दिया है मेरे साथी, वरिष्ठ साथी प्रशांत टंडन जी ने। तो उन दोनों के सवालों का जवाब बहुत ही संजीदगी के साथ कल्पना सोरेन ने दिया है। और ये तमाम बातें, ये जो इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया उधर झारखंड से लगभग 200 किलोमीटर दूर पर स्थित है गिरिडीह, वहां पे इन सब को आपको दिखाऊं। लेकिन उससे पहले हमारे तमाम साथियों से आपका परिचय करवा देना चाहता हूं, क्योंकि इंटरव्यू आप देखिए, इंटरव्यू के ठीक बाद इसी इंटरव्यू और देश के तमाम सियासी गतिविधियों पे हम चर्चा करेंगे, इसलिए बने रहिए। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, हैप्पी दिवाली कहता हूं, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। और सीधे स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। जो देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। इधर स्टूडियो में 2 साथी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। इधर दिल्ली से ही हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और उधर इंदौर से हमारे साथी वरिष्ठ साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत स्वागत है आप सबका। और एक बार फिर से आप तमाम साथियों, आप सबका भी स्वागत करता हूं। चलिए सीधे चलते हैं, बिना लाग लपेट के इस इंटरव्यू को सुनते हैं, देखते हैं और इंटरव्यू के बाद चर्चा करेंगे इसी इंटरव्यू के तहत और देश की सियासत पर। चलिए देखते हैं इंटरव्यू। दोस्तों, इस वक्त हम लोग झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर गिरिडीह में हैं और चुनावी यात्रा है हमारी। और इस यात्रा में आप जानते हैं कि झारखंड में इस वक्त चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और चुनाव उधर महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र की राजनीति पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज झारखंड की राजनीति में और बहुत ही गहनता के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी हैं और हम दोनों के साथ एक खास मेहमान हैं। और मेहमान क्या कहें, इस प्रदेश की जानी मानी नेत्री नहीं, अब बल्कि देश की जानी मानी नेता हैं और नाम है कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना जी, आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आपको। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी जोहार। और आप जानते हैं कि पिछले 5 महीने में जब से चुनावी राजनीति में कल्पना जी आई हैं, उसके बाद से बिल्कुल एक अलग डिमांड है कल्पना जी का। लेकिन उससे पहले का जो 5 महीना है, 31 जनवरी के बाद से कल्पना जी का पदार्पण धीरे धीरे राजनीति में होता है। और फिर चुनावी राजनीति, मई का महीना, लोकसभा का चुनाव, उस वक्त उपचुनाव में जीत कर आती हैं विधानसभा से और अभी एमएलए हैं। कल्पना जी के बारे में एक बात और बता दूं आप लोगों को कि ये केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी लिखी हैं और उसके बाद इन्होंने बीटेक किया, फिर एमबीए किया है। तो पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी आगे हैं और साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी हैं, तो वो जिम्मेदारी भी। और इन सारी जिम्मेदारियों से के बीच चुनाव का माहौल, और इस चुनाव के माहौल में आपको देख रहा हूँ इतनी व्यस्त हैं और इस व्यस्त कार्यक्रम में आपने जो वक्त दिया है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। कल्पना जी, पहला सवाल यही कि घर में, परिवार में आपने देखा जिन चीज़ों को रोज़ देखा, कभी चाय का इंतज़ाम करवाती होंगी, कभी कुछ और करती होंगी और कभी मंच के नीचे आप बैठती होंगी, लेकिन अब पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। सबसे डिमांड अगर किसी का है, न सिर्फ जेएमएम में बल्कि इंडिया गठबंधन में, तो आप हैं। ये जो सफ़र है, इस सफ़र का थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि यहाँ से शुरुआत की जाए आज की चर्चा की। कैसा लग रहा है? और अब चूँकि चुनाव में बिल्कुल कूद चुकी हैं, क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए, मैं तो आपको कहना चाहूँगी कि इस साल की शुरुआत में ही मुझे कहीं ना कहीं आप तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने राजनीति को नहीं चुना, शायद राजनीति ने मुझे चुन लिया।
और जो समय रहा वो आपको भी पता है। हेमंत जी जब जेल गए उसके बाद मैं बाहर आई और बाहर आकर के मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मिली और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उपचुनाव था गांडे विधानसभा का और साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव था और पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, मेरे ससुर जी हैं वो, और उनके साथ पार्टी के लोगों ने, पार्टी वर्कर्स ने और यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और कहीं ना कहीं एक मौका दिया मुझे। और मैं नई थी लेकिन मुझे कभी ये एहसास नहीं कराया कि आप नई हैं इस जगह में, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपना समर्पण दिया, जैसे होता है ना कि नए स्कूल में अगर आपका मिड टर्म ओवर हो जाता है, मिड टर्म में एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है, तो पुराने आपके जो स्टूडेंट्स हैं या क्लासमेट्स हैं या फिर आपके टीचर्स हैं वो आपको कैसा फील कराते हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसा ही फील कराया। और आज मैं जो भी हूँ मैं उन्हीं लोगों के वजह से हूँ। और गांडी की जनता ने जो मुझे प्यार दिया, झारखंड की जनता ने जो मुझे मान सम्मान दिया, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हाँ जी हम लोग गिरिडीह में बैठे हैं कल्पना जी जी, और 4 मार्च को शायद हाँ जी, गिरिडीह में ही आपका औपचारिक राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। हाँ जी, जब जेएमएम का फाउंडिंग डे था, हाँ जी, उसके बाद से आप लगातार पब्लिक के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं। चुनाव आए जी, और चुनाव में जैसा राजीव जी कह रहे थे कि आप सेंट्रल अट्रैक्शन है, सेंट्रल अट्रैक्शन मैया सम्मान योजना का कैंपेन की वजह से है। हाँ जी, और ये इस वक्त जब हम लोग झारखंड में घूम रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मैया सम्मान योजना एक बड़ा मुद्दा बन गया है, एक बड़ा इशू बन गया है चुनाव में। हाँ जी, कल रांची से भी हम लोग निकल रहे थे तो जो महिलाएं दिहाड़ी के लिए जाती हैं वहाँ पे बैठी हुई जी, ठेकेदारों का इंतजार कर रही थी, जी, जी, उनसे बात हुई हमारी जी, और उन तक भी वो इम्पैक्ट है कि पैसा आ रहा है। नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो चलो लेकिन- पैसा आ रहा है, कुछ जी, तो जी, आ रहा है हर कुछ महीने। तो- जी जी जी, ये योजना कैसे दिमाग में आई, कितना इम्पैक्ट डाल रही है, क्या वाकई ये चुनाव में गेम चेंजर है? देखिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना जो है, ये इसकी सोच जो है, जो रूपरेखा है वो हेमंत जी की है। और कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि झारखंड बने हुए देखिए 24 साल हो गए हैं। 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर में किसी ने सत्ता अगर चलाई है वो बीजेपी ने चलाई है। लेकिन पहली बार अपनी खुद की अबुआ सरकार जो झारखंड की आधी आबादी महिलाओं के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लेकर आती है, वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये सोच अपने में ही एक क्रांतिकारी है। और अगर झारखंड में ये पहली बार ये कदम उठाया गया है, आप समझिए कि जैसे आपने बताया सर कि दिहाड़ी की महिलाएं हैं, उनको भी इसका लाभ पहुंच रहा है, यही सोच है। अंतिम पायदान तक जो जो खड़ा है उसको हर एक योजना का लाभ मिल सके। और बात सिर्फ हम राशि की नहीं करना चाहते, बात हम उस सोच की करना चाहते हैं जिसकी शुरुआत, जिसकी उपज हेमंत सोरेन जी ने की है। और महिलाएं हमेशा क्या करती हैं, आपके घर में भी हैं, हम लोग पहले क्या करते थे, अपने घर में बच्चे हैं, पति हैं, सास ससुर हैं, सबको सही समय पे एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग बांटते थे कि सुबह में जल्दी उठना है, बच्चों को जल्दी तैयार करना है और करके सही समय पे भेज देना है। फिर पति तैयार होंगे, उनको देना है, सास ससुर को दवाई देनी है, और उसके बाद में जब वापस आएंगे एक टाइम मैनेजमेंट रहता था, वो इतने बजे आएंगे, इनको खाना देना है बच्चों को, फिर पढ़ने के लिए बैठाना है। तो अब सोचिए कि सुबह से लेकर अगर घर चलाने का काम अगर एक गृहिणी करती है तो वो कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट होता है। और मैं गृहिणियों को इसलिए भी बहुत मान सम्मान करती हूँ क्योंकि मेरी माँ है या हेमंत जी की माँ है, उन्होंने भी यही किया, या सबके घर में, आपके घर में भी जो महिलाएं हैं वो भी यही करती हैं। तो कहीं ना कहीं एक अगर गृहिणी को अगर आप थोड़ा सा मीठे बोल दें कि आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, अरे मम्मी तुमने इतना पढ़ाया, देखो ना कितना अच्छे नंबर आए हैं मेरे, वो कुछ नहीं चाहती, वो बस 2 मीठे बोल चाहती है। और आज कहीं ना कहीं ये संवेदना हर किसी महिला के अंदर में है। और ये पहली बार है झारखंड में कि महिलाओं के लिए ऐसी योजना लाई है और इसका सीधा लाभ उनको मिल रहा है। 55 लाख से अधिक महिलाओं को
3 किश्त भी मिल चुकी है। पहली किश्त तो रक्षाबंधन में, दूसरी किश्त करम पर्व में, तीसरी किश्त हमारी दुर्गा पूजा में, अब हम लोग के झारखंड में यहाँ पर में मनाया जाता है छठ पर्व, तो उसमें आपकी चौथी किश्त आ जाएगी। मतलब मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि सोच को लाना और उसको धरातल तक उतारना और अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुँचाना, ये काबिले तारीफ़ है और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है और इसके लिए बहुत ज़्यादा वो अपनी खुशी भी जाहिर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार झारखंड की आधी आबादी देखिए, घर की महिलाएं जो चाहती हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों, चाहे वो घर की गृहिणी क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी ने भी इसी वादा तो ऐसा ही किया, प्रॉमिस किया है कि गोगो दीदी योजना। अच्छा, ये वही चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब 20 साल उन्होंने राज किया था उस वक्त वो क्यों भूल गए थे हमारी आधी आबादी को, और अब क्यों याद आ रहा है उनको जब हेमंत सोरेन जी ने ऑलरेडी एक कल्याणकारी योजना दे दी है। अगर वाकई में आपको ये लगता था कि महिलाएं गेम चेंजर हो सकती हैं तो आप 20 साल आप लोगों ने शासन किया, आप ला सकते थे। आपको अब क्योंकि ये क्रांतिकारी योजना जब धरातल में हेमंत सोरेन जी डाल चुके हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, और आप लोग जानते भी हैं कि आदरणीय बेबी देवी जी की अगुवाई में हम लोगों ने, साथ में दीपिका पांडे जी भी थी, हम लोगों ने मिल करके सम्मान यात्रा निकाली थी, मैया सम्मान यात्रा, और हम लोगों ने 3 प्रमंडल का भ्रमण भी किया था। तो कहीं ना कहीं वो देख के ये ज़रूर ये घबरा गए कि यात्रा झारखंड में ये पहली बार हो रहा है कि किसी योजना के लिए, मैया की योजना के लिए, मैया के द्वारा मैया के पास पहुंचने का काम किया है। तो अगर उनको ये डर इतने देर में पता चल रहा है तो अब मैं इसका कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि सोच तीर निकल चुका है और हेमंत सोरेन जी ने अपनी महिलाओं के लिए कल्याणकारी उनके झोली में डाल दी है। उसमें एक चीज़ और आपने जोड़ी है, बिजली बिल माफ़ की। हाँ जी। तो इसकी भी काफ़ी, मैं कल ही देख रहा था, आपके भाषण को भी सुन रहा था, तो बिजली बिल माफ़ी की बात भी लगातार आप लोग कर रहे हैं। इसका कितना बेनिफिट अभी तक दिखाई दे रहा है? देखिए, बेनिफिट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है। आज एक सरकार का काम क्या होना चाहिए? एक सरकार का काम होना चाहिए कि अपनी जनता, अपनी आवाम के लिए हमेशा खड़े रहना। और अगर आज इस महंगाई के दौर में जब हमारे खाने पीने, कपड़े लत्ते, या फिर हमारे, आप बोल सकते घूमने फिरने के लिए गाड़ी में तेल डालना, हर चीज़ महंगा हो चुका है। आप उस समय सोचिए कि इतनी भार अगर आपके सर पे है और झारखंड सरकार आपके बिल की माफ़ी, आपको पता है किसी का 5,000 का बिल है, किसी का 10,000 का बिल है, 50,000 का बिल है, लाख का बिल है, और उनके चेहरों में, उनकी आंखों में जो उत्साह मैंने देखा जब मैंने अपनी बातों को रखती हूँ, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो उनको इसकी भी होती है कि बिजली बिल की भी माफ़ी हुई है। आप सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति का भार उठाते हैं और उसके भार को हल्का करने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक विश्वास भी जागता है और एक आत्मविश्वास जागता है कि मेरा अपना कोई खड़ा है मेरे साथ में, जो मेरे लिए, मेरे दुखों में हमेशा निरंतर खड़ा है और मेरा साथ दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी खुशी या इसका जो उनका एक विश्वास है कि मेरा कोई साथी है, और वो साथी है अबुआ सरकार, और वो साथी है हेमंत भैया, हेमंत दादा। कल्पना जी, लोकसभा चुनाव के दौरान हाँ जी, इंडिया गठबंधन की मुंबई में रैली हुई। हाँ जी, जहाँ से आपकी राजनीति में नेशनल लेवल पे आपका पहली स्पीच मेरे ख्याल से हुई थी। हाँ जी, वहाँ एक वाक्य आपने कहा था, और सुन रहे थे हम लोग, जी, कि चंपई चाचा यहाँ बैठे हैं। हाँ जी, अब वो चंपई चाचा तो वहाँ नहीं बैठे, जी, तो कहीं और बैठे, जी। तो उसका कितना नुकसान है, और क्या ये जो मैया सम्मान योजना है उसका इम्पैक्ट कुछ कम करने में रोल प्ले करेगी? चंपई सोरेन का कितना सेटबैक पार्टी को है? देखिए, मैं अगर आपको कहना चाहूँ, वो हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, और पार्टी से बहुत वर्षों से, जब से बाबा हैं तब से वो जुड़े हुए हैं। उनके साथ में, उनके अंडर में उन्होंने काम भी किया है और उनको बहुत अभिभावक तौर पे मानते हैं। और एज अ जूनियर वन, अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं उनको चाचा जी, अपने ससुर जी जैसा ही मानती हूँ। और कहीं ना कहीं पार्टी को एक अपना व्यक्तित्व, जो अपना व्यक्तित्व खुद रखते हैं, उनका अगर उनकी विचारधारा बदलती है तो मैं कहीं ना कहीं ये समझती हूँ कि ये उनका पर्सनल व्यू था।
मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपना अगर बड़ा अगर रहता है तो मुझे लगता है कि हम छोटों को भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे अनुभव सीखने को उनका मिलते आशीर्वाद हैं। मिलता रहता हाँ है। जी। क्या वो आहत हैं मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर? ये तो देखिए उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें तो कुछ नहीं कह सकती। मैं तो आपको वही बोल रही हूँ, अब तो मैं खुद इतनी सारी चीज़ें हैं, अभी तो मैं खुद लर्निंग प्रोसेस पे हूँ, तो ये चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊँगी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में माँ का होना, पिताजी का होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, वैसे ही एक अभिभावक का होना बहुत ज़रूरी होता है। दरवाजे माना जाए कि खुले वापसी अगर वो आए तो? देखिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे अपनों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखता है, और अगर कोई नया भी व्यक्ति आना चाहे तो उसके लिए भी दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन कल्पना जी ये बताइए, हाँ जी। देवरानी जी जो हैं हाँ जी। वो पदार्पण कर रही थी राजनीति में, और जेठानी जी जो हैं भाभी जी, हाँ जी। वो छोड़ रही थी। सीता जी की बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 जी। तो क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी? वही, ये तो मैं आपको बताना चाहूँ ना, किसी को किसी जगह में रहना या किसी जगह को छोड़ना उनका व्यक्तिगत मामला होता है, और व्यक्तिगत मामले में हम लोगों को थोड़ी सी प्राइवेसी और थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि उनके पर्सनल व्यूज़ में वो क्या करना चाहती है, नहीं करना चाहते हैं, तो इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी शुभकामनाएं और मेरी बेस्ट विशेस ज़रूर उनके साथ परिवार उस रहेंगे। वक्त मुसीबतों को झेल रहा था। जी हेमंत जी जेल के अंदर थे, जी। आप परेशान थीं, परिवार परेशान था, वैसे में सीता जी का जाना आहत कर गया आप लोग? देखिए, हम अगर परिवार के तौर पे कहें तो कहीं ना कहीं बड़ी दीदी, मैं उनको बुलाती हूँ, तो बड़ी दीदी गई हैं तो परिवार को ज़रूर थोड़ी सी कमी हुई है। लेकिन जिस तरीके से उनका अपना एक ओपिनियन था, उनका अपना एक विश्लेषण था, और वो उनका पर्सनल व्यू था, तो उस पर टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। मैं आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ उनके डिसीजन को, और परिवार के तौर पे वो बड़ी दीदी थी और बड़ी दीदी ही रहेंगे। दरवाजे खुले हैं उनके लिए भी? परिवार तो मैंने आपको बोला ना, परिवार है तो आप कुछ, हम दरवाजे बंद नहीं करते। अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप दरवाजे कभी अपने मेहमानों के लिए बंद नहीं करते। राइट। ये इमिग्रेशन को, बांग्लादेश से घुसपैठ के मामले को बीजेपी बहुत बढ़ा चढ़ा के जी पेश कर रही है। जी जी उनके नेता इस पे बैंक कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट आपके 28 में 26 थी इंडिया गठबंधन की, उसमें शायद वो कुछ डेंट सेंस मार पाए इस जी। मुद्दे के थ्रू। जी पीआईएल होती है एक, उस पीआईएल में केंद्र सरकार का एक व्यू आता है कि वो उसे लिंक नहीं कर रहे हैं और ट्राइबल की जो पॉपुलेशन कम हुई है। इसको आप कैसे काउंटर कर रही है? पॉलिटिकल चैलेंज है, बीजेपी ये कर रही है और उसका कहीं ना कहीं असर भी दिखाई देता है ग्राउंड पे। अच्छा, नहीं देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, बहुत मैं एलैबोरेट नहीं करूँगी, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आज जब घुसपैठ की बात होती है तो घुसपैठ आप किन की बात कर रहे हैं? आप क्या किसी पंचायत का व्यक्ति पंचायत दूसरे पंचायत में चले जाए उसकी बात करते हैं, या आप जिला में चले जाएं उसकी बात करते हैं? बांग्लादेश से घुसपैठ की बात कर तो अच्छा सर, मैं यही पूछना चाहूँगी कि बांग्लादेश का बॉर्डर तो झारखंड से नहीं ना सटा हुआ है, ये किसके अंडर में आता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अगर आज आप झारखंड के अंदर में कुछ घटनाएं होती हैं तो उसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होती है। लेकिन अगर कुछ सीमाएं, अगर आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं सर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट द आंसर हैव्स टू बी गिवन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल चैलेंज है ये? पॉलिटिकल देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल चैलेंज है, क्योंकि जिन्होंने 20 साल तक कोई काम नहीं किया, आज हेमंत सरकार ज़मीन स्तर पे जा रही है और अपने कामों को दिखा के जा रही है, और जब इनके पास कोई बातें नहीं हैं तो ये इन बातों को उठा के लेके आना चाहते हैं जो कहीं धरातल पे है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि दिग्भ्रमित करना और बातों में उलझा करके रखना, यही हमारे विपक्ष वाले लोगों की भूमिका रही है, और इसी में वे लोग माहिर हैं। और अगर आज आप झारखंड में देख सकते हैं, झारखंड से इन्हें इतना डर लग गया कि हेमंत सोरेन के अगेंस्ट में पूरी की पूरी फौज उन्होंने उतार दी है, लेकिन शायद वो गलत फहमी में है। ये झारखंड तिलका बाबा
बिरसा मुंडा सिद्धू कानू की धरती है, ये आंदोलनकारियों की धरती है और इसका जवाब जिस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा में दिया है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हम इस विधानसभा में देने के लिए तैयार हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन हाँ की जी। बात कर रहे थे जी और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे थे, कह रहे थे पहला प्रधानमंत्री मैं हूं जो उनके गांव गया। जी अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे। हाँ जी। क्या ये कनेक्शन बीजेपी को कोई फायदा दिला पाता है या दिला पाएगा इस चुनाव में? सर देखिए, पहला व्यक्ति वहाँ जाकर के गए, उन्होंने वहाँ के लिए किया। आज हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं सर? हेमंत सोरेन लड़ रहा है, हमारी महागठबंधन की सरकार लड़ रही है। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आइए, झारखंड है और हम भी जाते हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ पे भी बहुत सारे स्मारक और हमारे मोन्यूमेंटल प्लेसेस को देखते हैं, विज़िट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर इन्होंने इतनी चिंता होती तो सर अगर मणिपुर में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ तो शायद वहाँ पे भी जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होते। और अगर मध्य प्रदेश में जो बोलने में भी ख़राब लगता है सर कि अगर वैसी दुर्व्यवहार युवकों के साथ होती है तो सर उसमें अगर ये लोग टिप्पणी नहीं कर सकते तो सर कहीं पे विज़िट करने से आप माहौल बदल देंगे। आप अगर अपनी बातों को रखते हैं आदिवासियों के लिए तो हमें आदिवासियों का हक अधिकार ज़रूर मिलना चाहिए। हमें आप वनवासी मत बोलिए, एटलीस्ट आप हमें आदिवासी तो बोल ही सकते हैं। इसी बात पे मेरा सवाल है हाँ जी। कि एक टेलीविज़न चैनल जो कि बीजेपी जी। का समर्थक माना जाता है, जी उसके एक एंकर जब हेमंत सोरेन जेल गए तब वहाँ उस एंकर ने बोला कि ये जेल में रहेंगे ये आदिवासी, अभी तक ये आदिवासी होकर भी हवाई जहाज़ या बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। ये जो नज़रिया है, और ये उस वक़्त मुझे ख्याल है कि बीजेपी किसी बड़े नेता ने उस चैनल की आलोचना नहीं की थी। हाँ जी, ये वही बात, ये वही वनवासी बात है। आदिवासी वाली ये बात। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो लेकिन सर लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है ना कि यहाँ पे हर एक समाज, हर एक धर्म को बराबरी की भागीदारी दी जाती है। आप अगर आज सोचेंगे कि अगर आप शिक्षा के स्तर पे आगे लेकर के आना चाहते हैं और सबको आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर एक वर्ग के व्यक्ति, महिला, बच्चों को आगे बढ़ाना है। आज अगर शिक्षा के स्तर पे अगर हम आगे बढ़ने की बात कहते हैं तो कल को सर अच्छा जीवन कैसे यापन करें इसकी भी हम बात करते हैं। तो ये स्पेसिफाइड क्यों कर दिया जाता है कि अगर कोई ट्राइबल है वो पढ़ लिख कर के अच्छे जगह पे नौकरी नहीं कर सकता, या अगर नौकरी अच्छा किया है तो अच्छी लाइफस्टाइल नहीं रख सकता। सर ये विचारधारा को बदलनी होगी और ऐसे अनुभवी लोग जो आज चौथे स्तंभ का काम करते हैं और उनके विचारों को करोड़ों लोग सुनते हैं, सर उनकी वाणी में थोड़ा उन्हें, मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए। किसी एक उपसर्ग को इस तरीके से एक प्रत्येक जाति में अगर वो उल्लेखित करते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी शर्मनाक है। और सर आपने जैसे बताया कि जब उन्होंने ये किया तो लोग तालियां बजा रहे थे जी जी। और इसी का जवाब सर लोकसभा में इनको दिख गया और इसी वजह से झारखंड में ये डर का माहौल जो बनाने का ये लोग अब जो अपने तरीके से टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं, सर ऐसी कोई बात नहीं है। और इन्हें झारखंड के अबुआ सरकार के कामों के बोझ तले ये लोग दब गए हैं और इनके पास बोलने के लिए कुछ भी अभी नहीं है। एक ऑपरेशन लोटस बीजेपी चलाती है, उसकी शुरुआत हुई चंपई सोरेन से, जी और अभी आपने सिद्धू कानू की बात की, सिद्धू कानू मुर्मू की बात की, उनके जो वंशज हैं जी 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 मंडल मुर्मू जी जो प्रस्तावक भी हैं हेमंत जी के, जी 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 उनके बारे में कुछ खबरें आ रही हैं। गायब हैं वो। मुझे भी ऐसे ही मैंने अखबार के माध्यम से यही जाना कि इस तरीके की कुछ खबरें आ रही हैं। मैं तो भी बात भी नहीं कर पाई, कल दिन भर मेरा प्रोग्राम रह गया। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हम लोग, एक नहीं होता है कैसे उसको बोलते हैं कि एक तरीके की हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं सर उसको, कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोगों के लिए नहीं है। इनके लिए अलग रहेंगी, हमारे लिए अलग रहेंगी। अगर हम विपक्ष, इनके लिए हम विपक्ष है, हमारे लिए वो विपक्ष है। तो सर
जब इनकी बातें होंगी तो ये लोग एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, और जब हमारी बातें होंगी तो हम लोग सब गलत हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि ये लोकतंत्र है और सब अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अगर किसी को ऐन वक्त पे इस तरीके से घुमाया जाए तो मुझे लगता है कि इसको चतुरता बोलते हैं, और इसको आप बोल सकते हैं कि आम भाषा में लोग राजनीति में किस स्तर पे गिर सकते हैं, ये उसी का एक ही लोग दिखाने का अभी प्रयास तो कर रहे चुनाव हैं। की शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। पहली वोटिंग 13 को है और दूसरी हाँ जी। वोटिंग 20 को है। हाँ जी। हालांकि इस बार 2 चरणों में है, पिछली बार 5 चरणों में था, इस जी। छोटे से प्रदेश में चुनाव थे। जी। कितनी तैयार हैं आप लोग ऐसी चीज़ों को झेलने के लिए, जिसमें अभी मंडल मुर्मू जी का गायब हो जाना, और सर, भी आप उम्मीद कर रही हैं कि नहीं सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अब हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं। जब ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना किसी गलती की 5 महीने की सर सज़ा दे सकते हैं, तो ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और झारखंड की जनता सर इस बार जवाब देने वाली है। इस बार हेमंत सोरेन जवाब नहीं देंगे, इस बार झारखंड की जनता जवाब देंगी कि वो किसके साथ डट करके खड़े हैं। और चुनाव की तारीख जो 23 तारीख है सर, उस दिन आप सभी को और हम लोग को भी यही चाहते हैं कि अब झारखंड का जो प्यार है वो अब दिख जाए 23 तारीख को कि वो किस तरफ देने वाले हैं। कितनी सीटें मान के चल रही हैं? सर देखिए, सीट्स हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने कामों को लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं, और बहुत काम हम लोगों को करने हैं। ये हम बातें उनके सामने में रखेंगे, और उन बातों को रखने के बाद सर हम ये बताएंगे कि हम आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग या आपके लिए और क्या क्या चीज़ें लाना चाहते हैं, ये हमारे मन में है, वो हम ज़रूर उन लोगों को बताएंगे। इसी कितना तरीके से बदलाव देख रही हैं आप हेमंत जी के जेल जाने के पहले और उसके बाद की राजनीति में? दृढ़ संकल्पित हो गए हैं। हिम्मत तो उनमें थी ही, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। अब दाढ़ी रखने लगे। और हाँ, स्वरूप भी बदल गया है सर, स्वरूप भी बदल गया है। तो जब काफी स्वरूप कुछ अपने पिताजी जैसे लगते हैं। हाँ मैंने जी। उनके भी इंटरव्यू किए। हाँ जी। तो सर यही है कि 5 महीने इन्होंने सोचा, विपक्ष वालों ने, कि हेमंत को झुका देंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि इन्होंने हेमंत सोरेन को ज़्यादा मजबूत कर दिया है, और ये मजबूत हेमंत झारखंड को मजबूत करेंगे, इसका उन्होंने संकल्प ले लिया है। अब कुछ भी हो जाए, कदम आगे बढ़ चुके हैं, और हमारी झारखंड की भूमि अब विकास के रास्ते पे एकदम बढ़ चुकी है, और इसी तरीके से हम निरंतर अपनी गति को तेज़ देंगे। यही सर उनका सपना भी है, और एक झारखंड में, क्योंकि दिशम गुरु शिबू सोरेन जी मेरे आदरणीय ससुर जी का एक सपना है, सोना झारखंड, उसको, उस सपने को पूरा करने का काम अब हेमंत सोरेन जी करेंगे। परिवार की बात अभी चल रही थी। हाँ जी। सब कुछ है, लेकिन बच्चों को कितना समय दे पाती हैं आप? सर अभी ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँ, बहुत कम, अभी तो बहुत ही कम। और अभी तो मेरे बेटे का एग्ज़ाम्स भी चल रहा है, और ये ऐसा है कि ये साल ही मैंने अपने बच्चों को शायद कम दिया है। तो अभी ये चुनाव ख़त्म होगा तो उसके बाद में थोड़ा समय उनके साथ ज़रूर बिताऊंगी, और कोशिश करूंगी कि, क्योंकि अब बैलेंस करना है। पहले मैं होम मेकर थी, अब वर्किंग वुमेन हो गई हूँ, तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस करती है हमारी घर की आम महिलाएं भी, अब उनसे भी सीखा जाएगा कि किस तरीके से हर किसी को बैलेंस करता है टाइम और अपना करियर। तो बच्चों पढ़ाई के तो लिए, आपने वर्किंग वुमेन वाली की थी। हाँ जी, लेकिन अब मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई ही मुझे मजबूत बना रही है। आज अगर मैं शान से कहती हूँ कि मैं केवी की स्टूडेंट हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मेरी बेटी भी केवी की पढ़ी हुई है। सर डिसिप्लिन, सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से सीखी हैं, और आपके सामने जो मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी एजुकेशन ही मुझे ऐसा बनाती है। और लोगों से जिस तरीके से मिलने जुलने का अवसर मिलता है, या बात करने का, या आपको जो कल्पना मुर्मू सोरेन नज़र आती है, वो कहीं ना कहीं मेरे एजुकेशन से ही मुझे मिली है। तो कल्पना मुर्मू सोरेन राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी करेंगी झारखंड के चुनाव के बाद? सर अभी फ़िलहाल तो मुझे अभी यहाँ पे पार्टी की जो जिम्मेदारी दी गई है, पहले तो मैं इसको निभाऊंगी, उसके बाद जैसा आदेश रहेगा हमारे आला कमान का, उसी हिसाब से हम लोग आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। राहुल गांधी से आपकी बहुत मुलाकातें हुई हैं, कई मुलाकातें जी हुई हैं। जी जी जी। क्या क्या मानते हैं आप उनके बारे में? क्या क्या इम्प्रेशन है आपका? सर ही इज़ सच अ हम्बल एंड वेरी
I'm telling you, he has that very positive impact on the people which he met. He is very heartwarming and very compassionate, and he has a vision for the India also, what to do for the people, because he has done a lot of the पूरब से पश्चिम, उत्तर यात्रा। से दक्षिण, भारत जोड़ो यात्रा, and I think he personally himself has changed a lot the perspectives which we were having the earlier, and right now we can see a new face of Rahul Gandhi ji, and I really appreciate it, and under his guidance I think definitely India will do better. प्रियंका गांधी भी अब चुनावी राजनीति में कदम रख रही हैं। Yes, sir. आप उनसे सीनियर हो गई हैं ऐसे नहीं, चुनावी नहीं, राजनीति में चुनावी राजनीति वो मेरी में। हमेशा सीनियर रहेंगी, और मैं चाहूँगी कि वो हमेशा मेरी सीनियर रहें, क्योंकि वो मैडम हैं, बड़ी दीदी हैं, और मेरी इस जैसे सर ने कहा कि मुंबई में मेरी जो पहली स्पीच को आपने देखा था, तो कहीं ना कहीं मेरी पहली मुलाकात भी मैम से वहीं हुई थी, और जो एनर्जी, जो वाइब्स आती हैं, और उनकी फैमिली ने जो स्ट्रगल किया है, आई थिंक इससे ज़्यादा टाइम या इससे ज़्यादा तकलीफ़ या इससे ज़्यादा जो समय भारत को मिला है, मुझे लगता है किसी परिवार ने नहीं दिया है, और मैं समझती हूँ कि उनके नेतृत्व में हम लोग बहुत एक सकारात्मक भारत को देख सकते हैं। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की कोई रैली होगी, संयुक्त रैली? ज़रूर होगी सर, ज़रूर होगी, और हम लोग भी अभी उसके लिए प्लान कर रहे हैं, और हमारे गठबंधन के साथ, हमारे लीडर्स के साथ, उन लोगों के साथ में भी सर कैंपेन होगा, और हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं आपको कि कल्पना जी, समझ रहा हूँ कि आपको फिर अभी लंबी दूरी तय करना है, अलग अलग सभाओं में जाना है, जी। और बार बार कहा जा रहा है कि हमसे क्लोज कीजिए इंटरव्यू, तो अगली बार और भी बहुत सारे सवाल हैं, हालांकि हम लोगों के सवाल बहुत हैं, हाँ जी। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने हम रख रहे थे। तो अभी इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा कि अगली बार फिर मिलेंगी और इससे ज़्यादा समय देंगी। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। ये अब मैं, आप लोग गिरिडीह में आए और आप लोग घर में आए हैं, तो मैं आप सभी का, आप दोनों का सर बहुत स्वागत करती हूँ, और आप लोगों ने जो इतना प्यार और दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, बस मैं यही चाहूँगी आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा बरकरार बहुत रहे। शुभकामनाएं आपको। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोहार सर। तो दोस्तों, ये थी कल्पना मुर्मू सोरेन जी, जिनकी आप बात सुन रहे थे। बहुत कुछ इसमें आपको मिला होगा, क्योंकि चुनाव की चर्चा और इन चर्चाओं में जो चुनाव किस दिशा में जा रहा है, ये समझने के लिए ऐसे नेताओं को सुनना बहुत ज़रूरी है। वही अभी सवाल हम और साथ में प्रशांत टंडन जी कर रहे थे। अभी बहुत कुछ बाकी है जो अगले एपिसोड में हम ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसे और भी शख्सियत से आपकी मुलाकात भी करवाते रहेंगे हम इस चुनावी। तो दोस्तों, ये आप देख रहे थे कल्पना सोरेन का इंटरव्यू, और इसमें बहुत सारी बातें, इस लगभग आधे घंटे 32 मिनट के इस इंटरव्यू में आपने देख लिया। बहुत सारी बातों का बहुत संजीदगी के साथ उन्होंने जवाब दिया, और साथ साथ आपने ये भी देखा कि अब एक छोटा सा जो अंतराल अभी बीता है, यानी कल्पना सोरेन जो हैं ये 31 जनवरी के बाद से धीरे धीरे राजनीति में कदम रखती हैं, और उसके बाद आप देखिए कि इस वक्त जब ये इंटरव्यू दे रही हैं, तो इस इंटरव्यू में जिस ढंग से वो जवाब दे रही हैं, उनके जवाबों को सुनकर आपको लगा होगा कि एक बिल्कुल बहुत पुराना नेता, जिसका अनुभव 1-2 दशक का नहीं बल्कि 4-5 दशकों का अनुभव हो, यानी 40-50 साल का अनुभव हो, उस संजीदगी के साथ यहां कल्पना जी अपनी बात रख रही थी। सबसे पहले प्रशांत जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप, चूंकि आपने भी इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया था और बहुत कुछ अनौपचारिक बातें भी आपने की थी उनसे, कल्पना जी से, इसलिए भी समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है इनके जरिए, यानी कल्पना सोरेन के जरिए, क्या अब झारखंड की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक ऐसा नेता मिल गया है जो अब उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकता है, और इस चुनाव को, जिसको आप वहां की जमीन पर देख के आए हैं, धरातल पे देख के आए हैं, क्या इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आती हैं, और ये चुनाव एक मजबूत कदम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है? राजीव जी, जो इंटरव्यू हम लोगों ने किया गिरिडीह, ठीक है, ये इंटरव्यू हम लोगों ने कंडक्ट किया गिरिडीह में, जगह थी गिरिडीह, और गिरिडीह वही जगह है जहां से कल्पना सोरेन का राजनीतिक जीवन औपचारिक रूप से चालू होता है 4 मार्च को।
और वो दिन था झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस, और वहीं से कल्पना सोरेन राजनीति में कदम रखती हैं औपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप से 31 तारीख से 31 जनवरी से वो आ गई थी। उनके बयान आने लगे थे, उनकी बाइट आने लगी थी, और लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इंडिया गठबंधन में पहला उनका भाषण हम लोगों ने सुना था राष्ट्रीय मंच पर, इंडिया गठबंधन की मुंबई यात्रा, जिसपे उनका एक वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है कि जिसने एक अलग छाप छोड़ी थी कि अलग संस्कार, अलग कल्चर लेकर कल्पना सोरेन राजनीति में आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि चंपई चाचा यहाँ बैठे हैं। हालांकि सवाल भी था कि अब चंपई चाचा कहीं और बैठे हैं, लेकिन एक राजनीतिक परिपक्वता, एक शराफत जिसको कहें, जो राजनीति में कम देखने को मिलती है, कि एक उम्र का लिहाज, और क्योंकि चंपई सोरेन, शिबू सोरेन या गुरुजी जिनको जानते हैं झारखंड में, उनके साथी रहे हैं, झारखंड के संघर्ष के साथी रहे हैं, तो उनका सम्मान जो है वो दिखाई दिया। ये अच्छा लगा था उस वक्त। और वहीं से कल्पना सोरेन, या आपको याद होगा कि हम लोग उस वक्त लाइव थे जब ये भाषण हो रहा था, और उसी वक्त हम लोगों ने ये विश्लेषण किया था कि कल्पना सोरेन राजनीति में काफी नाम कमाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। आज की तारीख में जब हम वहाँ पे थे, हम देख रहे थे, आपको याद होगा कि हम लोग जब उनसे मिलने गए थे रात में, तो रात को 10:30 बजे वो लौटी थी, 6 जनसभाएं करके। लगातार उनकी डिमांड बहुत है, लेकिन कल्पना सोरेन की राजनीति में एक, जैसे किसी फिल्म को आप फास्ट फॉरवर्ड कर दें, कि कम से कम 2 दशक का फासला उन्होंने कुछ महीनों में तय कर लिया राजनीति में। तमाम उतार चढ़ाव देख लिए, पति जेल में गए, चुनाव लड़ ली, चुनाव जीत ली, लोकसभा के चुनाव में कैंपेन किया और कामयाब कैंपेन किया, चुनाव में सीटें जीत कर आए, कम से कम ट्राइबल रिजर्व सीटें जीत कर आए सारी। तो वो और आप देखिए कि उनका जो चंपई सोरेन जब छोड़ के जाते हैं पार्टी को, और उसी दौरान उनकी मैया सम्मान यात्रा चालू होती है, जो मैया सम्मान योजना है, जिसके तहत महिलाओं को वहाँ पे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है। उस मैया सम्मान यात्रा में दिखाई दिया कि कल्पना सोरेन का एक राजनीतिक कद बन चुका है। लगातार उनकी सभाओं में भीड़ है, और उसने, देखिए, 2 बड़ी स्पष्ट बातें हैं मैं यहाँ पे कहूँगा। शुरुआत में जब हेमंत सोरेन जेल गए, और उन्होंने एक बहुत ही होशियारी से, ईडी जब उनके दरवाजे पे थी, एक वीडियो बना दिया था, और उसके बाद आपने देखा कि तमाम युवा आक्रोशित थे पूरे झारखंड में, और एक सिंपैथी वेव कही जा रही थी, और थी भी स्पष्ट तौर पे, जिसका असर भी दिखाई दिया लोकसभा के चुनाव में। लेकिन धीमे धीमे एक समय के साथ वो सिंपैथी वेव घटती गई, और दूसरा झटका झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है जब चंपई सोरेन छोड़ कर जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री पद हटाया जाता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते। इन 2 झटकों से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो नुकसान हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा को, मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन ने उन दोनों नुकसान की भरपाई करने की पुरजोर कोशिश की है, और काफी हद तक कामयाब भी रही है। एक आखिरी बात और, मैं जरा, क्योंकि झारखंड ये वाजपेयी जी के दौरान बना, और उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी की लगातार ट्राइबल नेताओं के प्रति जो एक आप कहें कि बायस है, वो दिखाई देता है, इंक्लूडिंग बीजेपी के। यानी जब से झारखंड बना है 2000 से आज तक, झारखंड में एक भी ट्राइबल मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं हुए। जितने शिबू सोरेन, जो झारखंड के संघर्ष के सबसे बड़े नेता थे, उनका पहला कार्यकाल 10 दिन का ही था,
और आप देखिए कि बीजेपी के भी जो चीफ मिनिस्टर थे, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो मधु मित्रा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे शिबू सोरेन हो, एक भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं करता है, तो 4 दिन में, तो 3 साल, तो 1.5 साल। और एक नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, अकेले मुख्यमंत्री जो है 5 साल पूरे किए। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार की या राजनीति की ट्राइबल नेताओं के प्रति रुख क्या है। हो रही है प्रशांत जी आपकी आवाज़ थोड़ी दब रही है, लेकिन आता हूं, दोबारा आता हूं आप तक। लेकिन इधर जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम जी, जरा अभी आप सुन रहे थे कल्पना सोरेन को, क्या कहेंगे? आपको भी लगता है कि एक जो कह रही हैं कि राजनीति में मैं खुद आना नहीं चाहती थी, लेकिन राजनीति के कारण या राजनीति मुझको लेकर के आई यहाँ तक, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरी बात, चंपाई सोरेन को लेकर आज भी एक सम्मान है, और इस सम्मान को क्या कहा जाए? क्या यहाँ से जो लगता है, जैसे कह रही हैं कल्पना सोरेन कि हाँ एक रास्ते खुले हुए हैं, और रास्ते अगर ना भी खुले रहें तो कोल्हान की स्थिति आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोल्हान के टाइगर के रूप में चंपाई सोरेन कहे जाते हैं, लेकिन क्या आज की तारीख में चंपाई सोरेन अगर इस खेमे में नहीं है, जेएमएम में नहीं है, और वो अब बीजेपी में जा चुके हैं, तो कोल्हान में बीजेपी को फायदा होगा चंपाई सोरेन के आ जाने से? जी शुक्रिया राजीव जी। एक बात समझने की है, अक्सर लोग कहते हैं कि शिबू सोरेन के साथ काम करने वाले चंपाई सोरेन रहे, लेकिन शिबू सोरेन जिस पीढ़ी से थे, हम कहेंगे वो पहली वाली पंक्ति में चंपाई सोरेन नहीं थे, उसके बाद वाली पीढ़ी में आए चंपाई सोरेन। तो एक लंबा गैप है, यानी शिबू सोरेन के समकक्ष आप उनके मित्र और दोस्त की तरह चंपाई सोरेन को नहीं रख सकते। एक गैप है, बड़ा गैप है। जब झारखंड आंदोलन जब अपने मुकाम पर पहुंच रहा था, उससे ठीक पहले के जो एग्रेसिव आंदोलन हुए उसमें चंपाई सोरेन थे, लेकिन वो उनके समकक्ष नहीं कहे जा सकते। और जो टाइगर का जो नाम उनको मिला, उसी झारखंड आंदोलन के कारण मिला, जब नाकाबंदी होती थी, महीनों तक आर्थिक नाकाबंदी चलती थी, वो सब एक दौर था। और चंपाई सोरेन पूरे, चाहे सरायकेला खरसवां का इलाका हो, इवन जमशेदपुर का इलाका हो, उन सब इलाकों में, और घाटशिला बहरागोड़ा तक जो मूवमेंट चलता था उसमें उनकी सक्रियता रहती थी। तो आज जबकि वो बीजेपी में चले गए हैं, तो इस पूरे इलाके में, कोल्हान में कम से कम 3 कोने का संघर्ष हमेशा रहा, हर स्टेज में कांग्रेस, बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा। और तीनों में कभी कहीं कोई जीत जाए, कहीं कोई दूसरे नंबर, कोई नहीं जानता था कौन नंबर 1 कौन नंबर 3, ये मिक्सअप होकर के चलता रहा, सभी सीटों पर लगभग ऐसा रहा। और जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ना शुरू किया, उसके बाद से बीजेपी अपने आप को इस स्थिति में आ गई कि वो शून्य हो गई कोल्हान में। ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन गठबंधन के कारण आया। तो यही गठबंधन आज भी बरकरार है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इवन एक एमएलए तक चंपाई सोरेन के साथ गए नहीं हैं। और इसके अलावा जब चंपाई सोरेन को टिकट दिया जाता है तो बीजेपी में विरोध होता है कि हम लोगों को टिकट क्यों नहीं मिलता है, वो लोग बगावत करते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को लॉस इसलिए नहीं होना है क्योंकि सबके मन में ये है कि चंपाई सोरेन को तो वो सब कुछ मिल गया जो एक राजनेता अपनी उम्मीद आकांक्षा रखता है। जिसके बाद भी चंपाई सोरेन ने उस पार्टी को छोड़ करके एकदम विपरीत विचार वाली पार्टी के पास चले गए, तो और चंपाई सोरेन जी को क्या चाहिए? ये सवाल आम लोगों के मन में, चाहे आदिवासी हो या नॉन आदिवासी, और इसी सवाल के कारण चंपाई सोरेन के समर्थक उनके साथ नहीं गए। इसके अलावा चंपाई सोरेन ने बीजेपी से मांगा भी तो क्या मांगा? ये नहीं मांगा कि हमारे समर्थकों को टिकट दीजिए, उन्होंने मांगा कि हमारे बेटा को टिकट दीजिए। तो ये बात भी कार्यकर्ताओं को, जो उनके समर्थक हो सकते थे हैं, उनको दुविधा और एक इसमें डाला कि ये तो केवल अपनी बात कर रहे हैं, हमको मुख्यमंत्री से हटा दिया तो हम नाराज हो गए, हमारे बेटे को टिकट दे दो तो हम खुश हो जाएंगे, हम कार्यकर्ताओं का क्या होगा? ये फीलिंग आम तौर पर सबके मन में है।
तो इस हिसाब से देखे, और जो ज़मीनी हकीकत है कि चंपई सोरेन अपने पिता पुत्र दोनों अपनी सीट भी निकाल पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है आज की तारीख में कि पूरे कोल्हान में एक जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो एक बढ़त अपने आप ले लेता है, और सामने सामने के मुकाबले में बीजेपी किसी भी सीट पर आज की तारीख में ये दावा नहीं कर सकती कि वो ये सीट जीत रही है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रेम कुमार जी कि अगर कोल्हान में और खुद पिता पुत्र यानी चंपाई सोरेन और उनके बेटे दोनों अगर जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और एक ये मैसेज भी गया है कि चंपाई सोरेन को खुद के लिए उनको सीएम की कुर्सी चाहिए थी, खुद के लिए सीएम की कुर्सी चलिए एक्सीडेंटल उनको मिल गई, लेकिन उसके बाद सीएम के पद से हटाए जाते हैं तो फिर क्या होता है आपने देख लिया। और एक नैतिकता थी, और नैतिकता ये थी कि जिस समय हेमंत सोरेन जेल गए थे और उन्होंने अपनी कुर्सी दी थी चंपाई सोरेन को, आने के बाद ये खुद भी कह सकते थे कि अब मैं इस कुर्सी को छोड़ता हूं और इस कुर्सी के हकदार आप हैं, क्योंकि पिछली दफा आप चुन के आए थे और आपको विधायक दल के लोगों ने नेता बनाया था, विधायक दल का नेता बनाया था। लेकिन यहां पर उनको लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो आप प्रेम कुमार जी बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंपाई सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के लिए क्या किया, यह सबसे बड़ी बात है। उनके समर्थक तो ही खाली हाथ थे, खाली हाथ रह गए, और इसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। इसके साथ साथ बीजेपी में आज की तारीख में वो हैं तो बीजेपी को भी भुगतना होगा, यह तय है। कोल्हान के टाइगर कहलाते हैं चंपाई सोरेन, लेकिन चंपाई सोरेन की स्थिति आज की तारीख में क्या है वो आप सबसे बेहतर और कौन समझ सकता है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और खासकर उस एरिया से देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उसी इंटरव्यू पर जिस इंटरव्यू को अभी आपने देखा दोस्तों, कल्पना मुर्मू सोरेन का इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू को हमने गिरिडीह में लिया था। और उसके बाद अब आज जब हम प्रसारित कर रहे हैं, इसके बाद हमारे साथ 4 महत्वपूर्ण हमारे साथी हैं जिनके बीच इस इंटरव्यू पे हम चर्चा कर रहे हैं, देश की सियासत पे और खासकर झारखंड की सियासत पर चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, आपसे आपके जरिए भी समझूं कि एक देखिए झारखंड ऐसा राज्य है, मिनरल रिच स्टेट है, और 3 राज्यों को कहा जाता है कि बहुत ज्यादा यहां मिनरल्स हैं, मतलब कहा क्या जाता है ये है ऑलरेडी, जिसमें एक ओडिशा है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों आज की तारीख में बीजेपी के हवाले है। बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है, जोर शोर से वहां पर लगे हुए हैं। एक मुख्यमंत्री वर्तमान और एक पूर्व मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री आप ही के राज्य से हैं शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी, और दूसरे इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा। इन दोनों को देखिए, क्या इन दोनों के जोर आजमाइश के बाद भी ये लगता, जिस इंटरव्यू को भी आप देख रहे थे, इस आधार पे आप क्या कहेंगे कि यहां पर यानी झारखंड में परिस्थितियां इतनी आसान है बीजेपी के लिए, जितनी आसानी से बीजेपी ओडिशा जीत गई, जितनी आसानी से बीजेपी छत्तीसगढ़ जीत गई? राजीव जी, बीजेपी की जीत के कारण कुछ अलग रहे होंगे और वो सब जानते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो आंदोलन से उपजी पार्टी थी, और उसकी प्रतिबद्धता वहां के स्थानीय मतदाताओं के प्रति है, किन्हीं खास उद्योगपतियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता नहीं है। कल्पना सोरेन की बात करें तो वो एक ऐसी महिला है जो खुद फायर ब्रांड हैं, बहुत ही प्रभावी भाषण देती हैं, जो राजनीति में एक बड़ी योग्यता माना जा सकता है कि अगर आप अच्छे वक्ता हैं तो आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अब वो जो बात कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो परफॉर्मेंस की है, हमारी परफॉर्मेंस 2.5 साल की आप देखिए, और उस 2.5 साल में हमने झारखंड को 25 साल आगे ले जाने वाली नीतियां बनाई है, उसकी रूपरेखा हमने बनाकर सब लोगों के सामने पेश कर दी। हम जानते हैं कि झारखंड कैसे मजबूत होगा, और इसीलिए हम झारखंड के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वे अपने ससुर की बात भी बार बार करती हैं, पति की बात भी बात करती हैं, अपने जेठ जी के बारे में भी बात करती हैं, जेठानी के बारे में भी बात करती हैं। तो एक तरह से वो ये बताना चाहते कि मैं एक घरेलू महिला हूं, लेकिन राजनीति में सक्रिय हूं, मैं राजनीति जानती हूं। राजनीति में कोई पर्सनल अटैक मैं न कभी करती थी न करती हूँ, शायद इसीलिए वो अपने जेठ के प्रति भी कोई ऐसा पर्सनल अटैक उन्होंने कभी नहीं किया।
फिर वे झारखंड की योजनाओं की बात करती कि झारखंड में हम कौन कौन सी योजनाएं लेकर आए, उन योजनाओं के बारे में बताती कि हमने सर्वजन पेंशन योजना चालू की, अबुआ आवास योजना की, बिरसा हरित ग्राम योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, विदेश पढ़ने जाने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, ये सब योजनाएं जो हमने लागू की उसका लाभ सभी को मिला, महिलाओं को खास तौर पर मिला। फिर भी अब नई मैया योजना का लाभ भी महिलाओं को बताते कि हमारी योजनाएं क्या। तो स्पष्ट है कि कल्पना सोरेन जो बात करती है मुद्दे की बात करती हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं करती। यहां तक कि वो अपने पति के बारे में भी व्यक्तिगत बात नहीं करते कि वो उन्होंने बहुत महान काम किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, झारखंड को लेकर, रांची को लेकर हम क्या योजना बना रहे हैं। रांची में हमने फ्लाईओवर बनवा दिए हैं, रांची का जीवन आसान हो गया है। एक आधुनिक शहर रांची है, जहां प्रकृति भी है और आधुनिकता भी है, ऐसा शहर रांची। वे कहती है शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में हमने जो काम किया है उससे लोगों का हम पर भरोसा हो गया है और हमारी योजनाएं उस सबको बल देती। वो कल्पना सोरेन की एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो हमेशा मुद्दों की बात करती हैं, व्यक्तिगत बातें नहीं करती। और न वे व्यक्तिगत अटैक नरेंद्र मोदी जी पर या अमित शाह पर डालती, किसी पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं। ये भी एक अच्छी रणनीति है, क्योंकि इस देश में आप किसी पर व्यक्तिगत हमले करते हैं तो उस व्यक्ति को अनचाहा महत्व मिलता है। तो ये बात भी वो जानती। मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने उस ट्रेनिंग को पूरी सजगता से आत्मसात किया है और अब वे राजनीति में आई हैं। तो ये सजगता, ऐसी नेता हमारे देश में महिला नेता कम हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि झारखंड जैसे राज्य में एक महिला नेत्री आगे आ रही है। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि झारखंड जैसे राज्य में ऐसी एक महिला नेत्री और इनका उभर कर आगे आना ये बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं का हुजूम देखते बनता है जब कहीं पहुंचती हैं चुनाव प्रचार में, चुनावी सभाओं में उनका इंतजार महिलाएं करती दिखती हैं। जब झारखंड की इनकी खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैलियों को आप देखिए, लेकिन पैरेलली यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कल्पना सोरेन, जैसा आपने सुना भी कि इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं बल्कि सभाएं होंगी, संयुक्त सभाएं होंगी। इन सभाओं में भी इससे एक अलग जोश भरेगा। वहां के इन तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके कार्यकर्ताओं में और वोटर्स में ये देखने को मिल सकता है। आने वाला चुनाव जो है और उसका रिजल्ट 23 नवंबर को वो बहुत दिलचस्प रहने वाला है, ये मान के हम चल रहे हैं इस इंटरव्यू को देखने के बाद भी और धरातल पर जाने के बाद भी। अमलेंदु उपाध्याय जी, कल्पना सोरेन की हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा और ये बहुत दूर तक जाता हुआ दिखाई देता है आपको? बिल्कुल राजीव जी, उभरता हुआ सितारा नहीं बल्कि अब उभर चुकी हैं कल्पना सोरेन। और झारखंड में ही नहीं बल्कि कहा जाए देश की राजनीति पे भी वो चमकता हुआ सितारा इस समय है। और जो भी व्यक्ति इस समय झारखंड की तरफ देखता है तो सबसे पहले कल्पना सोरेन को ज़रूर खोजना चाहता है कि कल्पना सोरेन आज क्या कह रही हैं। और आप देखिए कि उनका जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी किस तरीके से हुजूम जो है वो जुटता है। वो कुछ भी ट्वीट करती हैं तो उस पर प्रतिक्रियाएँ अच्छी आती हैं। दूसरी बात राजीव जी ये कि एक आदिवासी राज्य की संस्कृति, जिस तरीके से आदिवासियों की संस्कृति है उसको वो रिफ्लेक्ट करती हैं अपने भाषण में, अपनी बोलचाल में और अपना जो उनका राजनीतिक तौर तरीका उसमें भी। तो ये भी एक बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि है। दूसरा, चंपई सोरेन को लेकर आपने जब उनसे सवाल किए तो चंपई सोरेन को लेकर जो जवाब दिए कल्पना जी ने वो काफ़ी ज़्यादा मार्के के। कहीं से भी कोई मन के अंदर ये खटास दिखाई नहीं पड़ी कि चंपई सोरेन एक ऐसे समय में जिस समय हेमंत सोरेन को अपने तमाम विश्वस्त लोगों की आवश्यकता थी और ऐसे विश्वस्त व्यक्ति की जिसको हेमंत सोरेन ने अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाया था, वो जब विश्वासघात करके चला जाए तो उसके प्रति जाहिर सी बात है राजीव जी एक कटुता मन में होती है। हम लोगों क्या भी अगर मान लीजिए कोई हम लोगों के साथ भी कोई विश्वासघात करके कोई नौकरी छोड़ के या दूसरे खेमे में चला जाता है तो मन में थोड़ी सी खलिश तो रहती है। लेकिन कल्पना सोरेन की बातों में कहीं से
से भी वो खलिश किसी भी तरह की दिखाई नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ऊंचे प्रतिमान जो हैं वो कल्पना सोरेन स्थापित कर रही हैं। चंपई सोरेन अब इसका किस तरीके से जवाब दे पाते हैं, क्या चंपई सोरेन कभी कल्पना सोरेन से आमना सामना हो, और कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से उनको चंपई चाचा कह के मुंबई के शिवाजी स्टेडियम से संबोधित किया था राजीव जी, क्या चंपई चाचा कल्पना सोरेन से नज़रें मिलाने की स्थिति में होंगे? मैं नहीं समझ पाता हूं कि अगर चंपई सोरेन में मतलब थोड़ी सी भी नैतिकता है इस चीज़ की, तो वो कल्पना सोरेन से कोई निगाहें मिलाने की स्थिति में होंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और दूसरा, जिस तरीके से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने जैसे कहा भी कि अभी वो राजनीति में आना नहीं चाहती हैं, और राजीव भी जाहिर सी बात है कि पहले भी जब चर्चा चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई आज से तो षड्यंत्र रचा नहीं था हेमंत सोरेन के खिलाफ, लंबे समय से षड्यंत्र चल रहा था, और ये साफ समझ में आ रहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले हेमंत सोरेन को बीजेपी हर हाल में जेल भेजकर मानेगी। ये चीज़ें समझ में आ रही थी, और उस समय भी कल्पना सोरेन को राजनीति में लेकर आया जा सकता था अगर स्टपनी के तौर पे कल्पना सोरेन को इस्तेमाल किया जाता था, और कहीं हेमंत सोरेन के मन में या देशों गुरु शिबू सोरेन के मन में ये होता कि कल्पना सोरेन को स्टपनी बना के रखना है और हेमंत सोरेन जेल चले जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो संभालेंगी, तो पहले से उसकी तैयारी की जाती। लेकिन कल्पना सोरेन राजनीति में कब आती हैं? तब आती हैं जब हेमंत सोरेन जेल चले जाते हैं, उसके बाद उनका राजनीति में पदार्पण होता है, और पहले वो संघर्ष की जमीन पर उतरती हैं, चुनावी राजनीति में बाद में उतरती हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी चीज़ जो है मुझे लगता है वो कल्पना सोरेन ने स्थापित की, और यही उनकी खूबियां जो है मुझे लगता है वो झारखंड के लोगों के मन को भा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि वो भी ऐसे समय में, देखिए दो बातें यहाँ पैरेलल चल रही होती हैं। एक बात ये कि कल्पना सोरेन संघर्ष कर रही होती हैं, पूरा परिवार संघर्ष कर रहा होता है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि जो सीएम थे उनको इस्तीफा देना होता है, वो हिरासत में जाते हैं, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। ये तमाम कहानियां पैरेलल चलती हैं। दूसरी तरफ पार्टी को संभालना और पार्टी को संभालने के लिए आगे आना, और इसमें चंपाई सोरेन इसी बीच मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। लेकिन अंदर खाने से खबर यह भी मिलती है कि शायद वो बीजेपी के काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं, ऐसी खबरें भी चलती रहती हैं। तो तीन चार चीज़ें पैरेलल चलती हैं, और इन सब के बीच एक नेता को अपने आप को नेता नहीं है, जबकि एक नॉर्मल घर में जो एक हाउसवाइफ कहें, हालांकि पढ़ी लिखी, आपको पहले परिचय हमने दे दिया है कि कल्पना सोरेन बीटेक हैं और एमबीए हैं, लेकिन फिर भी कल्पना सोरेन जो हैं वो घर का कामकाज संभालती हैं, बाल बच्चों का कामकाज संभालती हैं, परिवार को आगे बढ़ाती हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप। लेकिन वैसे में कल्पना सोरेन का राजनीति में पदार्पण और उसके साथ साथ बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ना, ये काबिल तारीफ़ है, और इसकी जितनी भी तारीफ़ कीजिए वो कम होगा शायद। लेकिन ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए। एक बार फिर से जल्दी से आना चाहता हूँ प्रशांत जी, अब हम लोग धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, और कल्पना सोरेन ने इसी चर्चा में राहुल गांधी को लेकर और प्रियंका गांधी को लेकर भी बातें की हैं। क्या प्रतिक्रिया, इनकी जो प्रतिक्रिया है उस पर आपका क्या कहना है? और एक अलग लगाव भी, और वो जो इंडिया गठबंधन की मजबूती, वो कल्पना सोरेन की बातों से साफ समझ में आती है, ये माना जाए? कल्पना सोरेन राष्ट्रीय स्तर पर भी, आवाज आ रही ठीक से जी, कल्पना सोरेन राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म से ही लॉन्च हुई, और आप देखिए कि जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलके ही उनकी ताकत है, और क्योंकि राहुल गांधी जिस मुखरता से वंचित समाज की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, उन्होंने बल्कि सबसे बड़ी बात तो जो बीजेपी का सबसे बड़ा नैरेटिव में राहुल गांधी ने हमला किया कि उनको वो मजबूर कर दिया कि वनवासी कहना बंद करें, और उनको आदिवासी कहकर पुकारा। ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जो राहुल गांधी ने दिया, और किसी भी जो ट्राइबल की वंचित समाज की राजनीति करता है उसको ये आकर्षित करेगा। तो जाहिर सी बात है कि कल्पना सोरेन भी राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को अलग ढंग से देखती हैं। हम लोगों के इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी इस बात को, काफ़ी देर तक उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि राहुल गांधी किस तरीके से उनको इंस्पायर करते हैं। तो एक बात। दूसरी बात की देखिए कल्पना सोरेन की इम्पोर्टेंस क्या है झारखंड में। ऐसा नहीं कि झारखंड में महिला नेताओं की कमी, झारखंड मुक्ति मोर्चा में महिला नेताओं की कमी है। हम लोग जब लौट रहे थे गिरडी से रांची की तरफ, तो देखिए कि बेबी देवी का नॉमिनेशन हो रहा था,
30-40 किलोमीटर तक हमको झंडे, मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे महिलाएं जो है वो दिखाई दी, बड़े पैमाने पर महिलाएं वहाँ पे दिखाई दी। महिला वोटर, महिला राजनीति झारखंड में काफ़ी सशक्त है। केवल आप देखिए कि अभी लुइस मरांडी वापस आई हैं, वहाँ जोबा मांझी हैं, वहाँ महुआ मांझी हैं, ये कैंडिडेट हैं और अच्छी नेता है वहाँ की। कल्पना सोरेन पैन झारखंड, बल्कि झारखंड के बाहर भी जो उनकी पहचान बनी है, ये एक काबिल तारीफ काम है जो कि कम समय में हुआ है। और ये केवल मुख्यमंत्री के परिवार से शिबू सोरेन की बहू होने की वजह से नहीं हुआ है, या हेमंत सोरेन की पत्नी होने की वजह से नहीं हुआ है। वो जिस तरीके से बोलती है, जिस तरीके से इंगेज करती है लोगों को, आप देखिए जिस तरीके से वो जोहार, सलाम वालेकुम, नमस्ते कहती हैं, तो वो लोगों को कनेक्ट कर रही हैं और उनकी आवाज़ में एक जो है वो एक कॉन्फिडेंस झलकता है। और पढ़ाई लिखाई भी है, बीटेक है, एमबीए है, तो और केंद्रीय विद्यालय की पढ़ी उन्होंने बताया था। तो एक मेरे ख्याल से डिबेटर रही होंगी, तो अच्छा उनका बोलने का अंदाज भी अच्छा। उसके अलावा आप देखिए कि झारखंड देश का मेरे ख्याल से अकेला राज्य होगा ऐसा कि 81 विधानसभा सीटों में 32 ऐसी सीटें हैं जहां महिला मतदाता ज्यादा है। मैया सम्मान योजना को जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, और वो रिस्पांस जनता से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, उसकी एक बड़ी पहचान है। उसका एक लिटमस टेस्ट है कि बीजेपी भी उसमें आ गई। उन्होंने गोगो दीदी योजना भी अनाउंस की है 2100 रुपए की, जिसके फॉर्म भी बांटे हैं। तो अगर बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही है किसी योजना पे, इसका मतलब है कि उसको ग्राउंड पे ट्रैक्शन मिल रहा है, उसका ग्राउंड पे पेनिट्रेशन है और वो प्रभावित करने जा रही है। तो महिला वोटर, जब हम लोग चुनाव नतीजों को देखेंगे और इस इंटरव्यू को दोबारा देखेंगे और अपनी यात्रा को हम लोग याद करेंगे, तो हम देखेंगे कि महिला वोटर झारखंड में अगली जो भी सरकार बनेगी उसमें एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे और उसमें कल्पना सोरेन की एक बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कल्पना सोरेन की एक बड़ी भूमिका होगी जब महिला वोटर्स बाहर निकल के आएंगी और वोट डालेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। 81 सीटों वाले विधानसभा झारखंड, और उसमें कल्पना सोरेन आज चर्चा का विषय क्यों है? एक इंटरव्यू मात्र, और उस पर हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक उभरती हुई नेत्री और एक उभरते हुए नेता को अगर आप इतनी जल्दी, इतने डिमांड में अगर आप देखें तो उस पर चर्चा तो लाजिमी है। प्रेम कुमार जी, लेकिन महिला वोटर्स कितने प्रभावित करते हुए नजर आते हैं? थोड़ा सा अंतर है, 51 और 49% का अंतर वोटर्स में भी। 1,29,00,000 समथिंग महिला है, 1,30,00,000 समथिंग पुरुष हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है वोटरों में। और वैसे में महिलाओं का निकल के आना, और जबकि अभी तक हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे राज्य जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, इन राज्यों में बीजेपी की जो जीत हुई थी वो महिलाओं के आधार पे हुई थी, महिला वोटर्स के आधार पे हुई थी। वहाँ पर लाडली बहन योजना या कुछ और ऐसी योजनाएं लेकर के बीजेपी आई थी। लेकिन यहाँ मैया सम्मान योजना जो है वो मील का पत्थर साबित ये योजना हो सकती है क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए? राजीव जी, महिला वोटर महत्वपूर्ण होते हैं। आपने कई उदाहरण भी दिए कि अब महिलाएं अपने मन से वोट देने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि अपने पति के, भाई के या पुरुषों के इस पे डिक्टेशन पर वो वोट डालती हैं। अब बदलाव आया है, तो इस बदलाव को राजनीतिक दलों ने महसूस भी किया है। इसलिए अलग योजना लेकर के वो आने लगे हैं कि महिलाओं को कैसे आकर्षित किया जाए, महिला वोटरों को अपनी पार्टी के लिए। तो ये एक है। लेकिन जो नेचुरल बात ये है कि झारखंड में पहली महिला लीडर इस रूप में सामने आई हैं जो मास लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही हैं जी। ये ऐसा कोई दूसरा देखा नहीं गया। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अक्रॉस पार्टी देखा जाए, पूरे झारखंड में देखा जाए तो
एक ऐसे समय में कल्पना सोरेन का उदय होता है जब उनके पति जेल में हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्वयं कल्पना सोरेन का नाम होता है कि वो बनेंगी दावेदारों में, और चंपाई सोरेन जी का नाम होता है। लेकिन कल्पना सोरेन पीछे हट जाती हैं और हेमंत सोरेन जी चंपाई सोरेन के नाम पर मुहर लगाती हैं। और उसके बाद का जो सिंक है, जो आप लोगों ने भी चर्चा की कि पहली ही सभा में एक चंपाई चाचा बोला, तो ये उस परिस्थिति के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप देखिए एक सामान्य जेलसी भी हो जाती है कि मैं सीएम बनने वाली थी और ये चंपाई चाचा बीच में कहाँ से आ गए। तो उसमें चंपाई चाचा दिल से निकल रहा है सार्वजनिक रूप से, तो इसीलिए वो महत्वपूर्ण होता है। तो वो चीज़ें बाद में भी दिखी। दूसरी तरफ चंपाई चाचा ने जो किया, उससे भी कल्पना सोरेन के प्रति मन में, जनता के बीच में एक सहानुभूति का भाव पैदा हुआ, जिस चंपाई चाचा के लिए कल्पना सोरेन ने अपनी इच्छा को दबाया, पार्टी को सामने रखा, और उस चंपाई चाचा ने बदले में क्या दिया, तो ये भी एक उनके पक्ष में जाता है। एक और तुलना जो राजनीतिक रूप से बहुत ज़रूरी बनती है कि सेम टाइम पर एक ही परिस्थिति में दो महिला नेता इंडिया गठबंधन के मंच पर एक साथ दिखी थी जी। एक सुनीता केजरीवाल जी और एक कल्पना सोरेन जी। सुनीता केजरीवाल जी का वो भी अच्छी वक्ता हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबको सारी क्षमताएं हैं, बल्कि कल्पना सोरेन से इन मामलों में कहीं ज़्यादा हैं। इसके बावजूद सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल की साये से निकल करके अपने आप को स्थापित करती नहीं नजर आई, या फिर अरविंद केजरीवाल ने अपना वो उस तरीके से वो उनको आज़ादी या लोकतांत्रिक रूप से उनको एक्शन काम में आने का मौका नहीं दिया, जो भी परिस्थितियां रही हो। या तो यहाँ हेमंत सोरेन की उदारता भी देखिए कि वो पुरुष वाला मर्दाना जो स्वभाव है वो उन्होंने नहीं रखा कि अब तो मैं जेल में आ गया हूँ, अब फिर से आप अपनी कोठरी में चले जाओ, जैसे काम करना था वैसे करो, उस भाव में नहीं आए। कल्पना सोरेन का जिस राजनीतिक परिस्थिति में जन्म हुआ, उसको एक्सप्लोर होने के लिए जो मौका मिला, उसमें हेमंत सोरेन का भी योगदान है, पूरी झारखंड पार्टी का भी योगदान है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका स्वयं कल्पना सोरेन की है, जिन्होंने अपने आप को इस तरह से एक्सप्लोर किया, माने पूरे जनता के बीच में एक्सप्लोर किया, अपने आप को खोजा, फाइंडिंग हर सेल्फ जिसको बोलते हैं, खुद को खोज कर निकालना, कि एक नेतृत्व क्षमता का गुण उनमें है। मैं अनावश्यक कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो बातें दिख रही हैं उसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज वो हम कह सकते हैं कि झारखंड में अब तक कोई महिला नेता इतनी बड़ी प्रभावशाली भूमिका में नहीं दिखी है, और कल्पना सोरेन ने वो प्रभाव दिखाया है अपनी वक्तृत्व शैली को लेकर के, जनता से कनेक्ट को लेकर के, और वो मैया योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को महिलाओं तक कैसे पहुंचाया जाए उस मामले में। तो ये एक्स्ट्रा वजन जो है जेएमएम और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आकर के कल्पना सोरेन के रूप में पड़ा है, और ये वजन बहुत निर्णायक है। ये मैं कह रहा हूं, निर्णायक वजन है ये। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत निर्णायक वजन है ये, और इसके जरिए कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। ये भी तय मानिए आप कि ये चुनाव एक तरफा नहीं है, और ये चुनाव एक तरफा मतलब बीजेपी के पक्ष वाला एक तरफा कह रहा हूँ, वैसा नहीं है, और न ही बीजेपी के लिए बहुत आसान है ये चुनाव, क्योंकि वहाँ दो मुख्यमंत्री, वहाँ एक तो असम के मुख्यमंत्री और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, दोनों लगे हुए हैं। उसके बाद ये स्थिति, एक बार जल्दी से आना चाहता हूँ पहले अमलेंदु जी आपके पास। यहाँ जो प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं उसमें कुछ और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ज़रूर बढ़ाइए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो महिला नेताओं की चर्चा यहाँ हो रही है। उसमें एक नाम और जुड़ रहा है, वो नाम प्रियंका गांधी का है। देखिए, प्रियंका गांधी तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, कह रही हैं कल्पना सोरेन, लेकिन प्रियंका गांधी से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कल्पना सोरेन, मैंने बोला भी है, अभी आपने सुना, कल्पना सोरेन आगे बढ़ चुकी हैं, यानी कि वोटर्स ने जीता करके, इनको जीत दिला करके भेजा है, और प्रियंका गांधी अभी चुनावी मैदान में हैं।
तो एक पदार्पण प्रियंका का भी हो रहा है। ये जो महिलाओं का इसमें की जो भागीदारी है, उस भागीदारी पे ज़रूर बात होनी चाहिए, जिस पे अभी हम एक तो कल्पना सोरेन की बात कर रहे हैं ओवरऑल, जिसके तरफ प्रेम कुमार जी लेके जा रहे थे चर्चा को, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल राजीव जी, देखिए अब जो आने वाला समय है, मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी और महिलाओं की भागीदारी आगे और बढ़नी भी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात राजीव जी है कि महिलाओं की भागीदारी क्यों होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि अगर महिलाओं की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी और ख़ास तौर से सत्ता की राजनीति में अगर नहीं होगी तो महिलाओं के लिए फिर नीतियाँ बनेंगी कैसे। क्योंकि अगर सरकार में बैठे हुए लोग महिलाओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे, राजीव जी बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं महिलाओं की होती हैं, एक पुरुष होने के नाते हम लोग उन समस्याओं को नहीं समझ सकते, बहुत सी बातें महिलाएं ही समझ सकती हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हम समस्याओं को नहीं समझ सकते तो हम जब नीतियां बनाएंगे तो उन नीतियों में भी हमारे सामने से वो चीज़ें ओझल रहेंगी। महिलाएं जब राजनीति में होंगी तो वो महिलाएं अब महिलाओं के हिसाब से भी योजनाएं बनाएंगी। अब जो मैया सम्मान योजना है, निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं राजीव जी अक्स जो है वो कल्पना सोरेन का भी विचारों का दिखाई पड़ता है। इस तरीके की योजना आने का इसको समझा जा सकता है। इसी तरीके से जैसे प्रियंका गांधी को लेकर आपने सवाल पूछा और उनका कि वो मेरी बड़ी दीदी जैसी हैं, और फिर आपने जब मुझसे सवाल किया कि भाई जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखा जाए तो कल्पना सोरेन एक तरीके से सीनियर है प्रियंका गांधी से, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कल्पना सोरेन सीनियर है प्रियंका गांधी से, लेकिन राजनीति में प्रियंका गांधी सीनियर है कल्पना सोरेन से। तो ये दोनों अलग अलग असल में पटरियां हैं, तो कोई किसी में आगे कोई किसी में आगे। लेकिन राजीव जी झारखंड में जाकर मुझे लगता है कि दोनों जो है वहाँ सीनियरिटी और जूनियरिटी का सवाल नहीं होगा, वहाँ दोनों 1 और 11 का सवाल होगा। जब प्रियंका गांधी भी अगर जाती हैं झारखंड, हालांकि वो अपने चुनाव में व्यस्त हैं, कितना जाती हैं कितने नहीं जा पाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी जाती हैं, चुनाव के समय भी जाती हैं, मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी जो हैं झारखंड को बहुत आगे ले जा के सकती हैं। और जब झारखंड में नई सरकार बनेगी और जैसे कि आशा है और जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ सरकार जो इंडिया गठबंधन की बनेगी, मुझे लगता है कि वहाँ महिलाओं के लिए जो है काम और ज़्यादा किए जाएंगे और ये सरकार की नीतियों में दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में जब नई सरकार बनेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार की नीतियों में महिलाओं के उत्थान की बात होगी आने वाले समय में और इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और इसमें देश की सियासत, उसमें एक महिला नेत्री को भी आप सुन रहे थे, उसी पे हम चर्चा कर रहे थे। अब आने वाले जो दोनों राज्यों के चुनाव हैं, महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक खूब महिलाएँ हैं। देखिए, अगर दोनों तरफ देखिए, झारखंड में भी खूब महिलाएँ हैं और खूब महिला प्रत्याशी इधर महाराष्ट्र में भी हैं। और ऐसे में सियासत में, जबकि एक बीजेपी है जहां महिलाओं को वो जगह, और खासकर बीजेपी का जो पितृ संगठन, मातृ संगठन, जो संगठन भी कह लीजिए आरएसएस है, वहां तो महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में देश की सियासत को, इंडिया गठबंधन के ऐसे नेताओं को अगर सामने रखा जाए तो कहाँ जाते हुए आप देखते हैं? इंडिया गठबंधन ने महिलाओं को हमेशा स्थान दिया है और अब प्रियंका गांधी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं और जो अनुमान है कि वो कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगी, तो ये एक तरह से बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होगी। उधर बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी के लिए परेशानी बनी हुई है, प्रियंका गांधी बीजेपी के लिए परेशानी है ही। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कई नेता हैं जो बीजेपी का साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो ये भी बीजेपी के लिए चिंता की बात है। और अब कल्पना सोरेन जिस गति से और जिस तूफानी गति से आ रही है, और एक खास बात मुझे लगी कि लोगों में जो उनका एक्सेप्टेंस है प्रियंका गांधी के प्रति भी, लोगों में जो स्वीकारोक्ति कि प्रियंका गांधी हमारी नेता है, वही भावना कल्पना सोरेन के बारे में भी है। तो ये अच्छी बात है कि भारत में महिलाएं आगे आ रही हैं। और बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि बीजेपी के भीतर महिला नेतृत्व ऐसा नहीं आ पा रहा है। जो नेता हैं बीजेपी में, वे एक तरह से छाया ही बने हुए हैं, वे स्वतंत्र रूप से आगे नहीं आ पा रहे हैं। राजीव जी। बिल्कुल, आने वाले समय में देखेंगे और भी बहुत कुछ, और ऐसे ही जो जिस इंटरव्यू को भी आप देख रहे थे, ऐसे ही और भी कई सारे इंटरव्यू हम आप तक पेश करेंगे। बहुत जल्दी आप हेमंत सोरेन जी का इंटरव्यू भी देखेंगे इसी चैनल पर, तो बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और आज दोस्तों इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका पूरा जीवन रोशनी से जगमग करे और चारों तरफ उजियारा ही उजियारा हो, अंधकार
कहीं दूर दूर तक दिखाई न दे, यही कामना है। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका। आज आप लोगों के कमेंट को नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही चर्चा में आने वाले समय में जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं में आपके कमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, आप लोगों की शुभकामनाएं मिलती रहेंगी, यही उम्मीद करता हूं। और अब कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।